है वास्तव में ठोसों का, ठीक है। तो ये वर्गीकरण किस आधार पर है, तो ये वर्गीकरण ठोसों का, जो ठोस होते हैं उनके बीच लगने वाला जो बल होता है, उनके अणुओं के बीच लगने वाला जो अंतराण्विक बल है, उसी के आधार पर इन ठोसों का हमने वर्गीकरण किया है। तो पहला हम यहाँ जान चुके हैं आणविक ठोस। आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस और हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस। उसके बाद दूसरा प्रकार हम पढ़ेंगे सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस से बोलते हैं, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। तीसरा जो है वो आयनिक ठोस है और चौथा जो है वो धात्विक ठोस है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ठोस सारे दिए गए हैं इनके उदाहरणों को हम देख लेते हैं, क्योंकि अगर हम पता चल जाएगा कि ये इनके उदाहरण कौन से हैं तो इनकी तुलना करके अध्ययन करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात करेंगे हम आणविक ठोस। तो आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस, ठीक है। तो ध्रुवीय आणविक ठोस की बात अगर करेंगे तो ध्रुवीय आणविक ठोस में आपका होता है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, HCl। तो HCl कैसे, ये ध्रुवीय कैसे हो गया, और ठीक, तो पहले आप इनको देख लीजिए। HCl क्या है, एक अम्ल है वास्तव में, ठीक है, और SO2 क्या है, ये गैस है। गैस और समान अवस्था में ये जो होता है द्रव अवस्था में रहता है और ये समान अवस्था में गैस अवस्था में रहती है, लेकिन इसको हम ठोस अवस्था में बना तो सकते हैं। इसीलिए इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, तो ध्रुवीय आणविक ठोस में। क्यों ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं इसको हम अभी आपको बताएंगे, ठीक। इसका उदाहरण तो हम ये जानेंगे। अध्रुवीय आणविक ठोस की बात करें तो अध्रुवीय आणविक ठोसों की अगर बात करेंगे तो BeCl2, बेरियम क्लोराइड, CH4 मीथेन, और ये आपका क्या है, तो फास्फोरस का अणु है, ठीक है। बात समझ पाए कि नहीं। तो ये भी क्या है, यहाँ पे आप मीथेन देखोगे तो ये गैस अवस्था में रहता है, लेकिन इसको भी तो हम ठोस बना सकते हैं। अरे भाई, कोई भी समान ताप दाब पर कोई चीज़ किस अवस्था में रहती है उससे में मतलब नहीं है। यानी जो वस्तुएं हैं, जो आपकी चीज़ें हैं, उनको हम टेम्परेचर कम या ज़्यादा करके उसको ठोस अवस्था, द्रव अवस्था या गैस अवस्था में बदल सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे अध्रुवीय आणविक ठोसों की, तो उसमें कौन आएगा, बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है, मीथेन और ये फास्फोरस का अणु, ठीक है। इसके अलावा सल्फर का अणु भी आ सकता है, यहाँ पे सल्फर S8 होता है, ठीक है, ये भी आ सकता है, ठीक, क्लियर। इसके बाद अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस। तो हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस में आपका आएगा जल, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बंध होता है, साथ ही साथ अमोनिया, इसमें भी हाइड्रोजन बंध होता है, ठीक है। ये यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो जल वास्तव में जनरली समान ताप दाब पर द्रव अवस्था में रहता है, और अमोनिया जो होती है वो वास्तव में गैस अवस्था में रहती है। तो कह रहे, तो आप ये नहीं सोचोगे कि वास्तव में जल द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन हम इसको विभाजित कर रहे हैं ठोस अवस्था की उसमें, ठीक है। तो ये इस कैटेगरी के आधार पर कर सकते हैं कि इन उदाहरणों को हम ठोस अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला जो है आपका सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस है। तो सहसंयोजक और नेटवर्क ठोस जो है, इसका महत्वपूर्ण उदाहरण जो है वो आपका हीरा है, ठीक है। हीरा जो किस कैटेगरी में आएगा, तो सहसंयोजक और नेटवर्क ठोस में आएगा। इसके अलावा ग्रेफाइट, एक क्वार्ट्ज होता है, और सिलिका, ठीक है, ये किसके उदाहरण है, तो सहसंयोजक और नेटवर्क ठोस के, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे आयनिक ठोसों की, तो आयनिक ठोस तो सबसे सरल है। आयनिक ठोसों में आयन बन जाए ऐसे ठोस, तो जैसे कि आपका NaCl नमक, KCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, इसके अलावा ZnS जिंक सल्फाइड, ठीक है। तो ये सारे जो है आयनिक ठोसों के उदाहरण है, ठीक है। कैसे, अभी हम इनको सबको बताएंगे। इसके बाद धात्विक ठोसों की बात करें तो जितनी भी धातुएं हैं वे धात्विक ठोस होती हैं, ठीक है, और साथ में मिश्र धातुएं वे सब धात्विक ठोस हैं, ठीक है। तो अब हम अध्ययन करेंगे इसमें सही से। तो सबसे पहले आप समझिए ध्रुवीय ठोसों के बारे में, ठीक है। तो ध्रुवीय ठोसों में पहला हमने देखो यहाँ पे लिखा है इकाई घटक। इकाई घटक, इकाई घटक का मतलब इसमें जो ये छोटे छोटे जो घटक होंगे उसको हम क्या कहेंगे, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो इसका इकाई घटक क्या होता है, तो उसको हम बोलते हैं ध्रुवीय अणु। बात समझते हैं इसको, इस बात का मतलब समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने उदाहरण इसका लिया है HCl, ठीक है। तो वास्तव में HCl की अगर बात करें तो HCl का ये वास्तव में एक अणु है। HCl का ये एक अणु है, HCl ये एक अणु हुआ कि नहीं, ठीक है। अब HCl यानी जिस पात्र में, हम ये समझ लेते हैं कि जिस पात्र में HCl रखा होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रो, ठीक है, ये जिस पात्र में रखा होगा तो उसमें HCl के बहुत सारे अणु होंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक अणु होगा, बहुत सारे अणु होंगे ऐसे, ये HCl, ये भी HCl का अणु, ये भी HCl का अणु, ये भी HCl का, ऐसे ऐसे होंगे ना जिस पात्र में रखा होगा। तो वास्तव में ये एक HCl का अणु है, ठीक। और इसी HCl के अणु को, चूँकि एक घटक है ये,
बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये एक घटक है, तो इसी एक घटक को हमने कह दिया है ध्रुवीय अणु। अब इसको ध्रुवीय अणु क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर इसकी संरचना की बात करेंगे हम, तो वो ध्रुवीय संरचना होती है। कैसे? ये हमने कल आपको बताया था। फिर देख लेते हैं कैसे कि HCl जो होता है, तो H और Cl हमें पता है। हाइड्रोजन जो होता है इसकी बारीक कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन जो होता है इसकी बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, 6 और 1 7, ठीक है। अब ये आपस में करेंगे क्या? तो ये आपस में एक दूसरे इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे। हाँ, ये देखेंगे तो ये एक दूसरे इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बनेगा कैसे बॉन्ड आपका? जब साझा करेंगे तो H और Cl ऐसे बन जाएगा कि नहीं? बताया था कि नहीं? सिंगल बॉन्ड ऐसे लगेगा भाई। ये इसके साथ साझा कर लिया, ये इसके साथ ऐसे, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा कि नहीं? लेकिन होता क्या है कि जो क्लोरीन है ये वास्तव में बेईमान होता है। ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वास्तव में बीच में रहने चाहिए। तो ये क्लोरीन क्या करता है? ये होता है बेईमान। ये क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉनों को अपने करीब खींच लेता है। इसको विद्युत ऋणात्मकता, अंग्रेजी में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता इसकी क्लोरीन की ज़्यादा होती है, जिस कारण ये इन इलेक्ट्रॉनों को अपने पास खींच लेता है। अब जब अपने पास खींच लेगा तो क्लोरीन के ऊपर आंशिक ऋण आवेश आ जाएगा, ऐसे देखते हैं, और इसके ऊपर आंशिक धन आवेश आ जाएगा कि नहीं? तो ये एक अणु बन गया। देखो यहाँ पे ये एक वास्तव में एक घटक बन गया HCl का। ऐसे होता है घटक। और इसमें हैं क्या? 2 किनारे हैं, देख रहे हो ना? एक ये धन वाला किनारा है, एक ये ऋण वाला किनारा है। तो 2 किनारे हैं, इसीलिए इसको द्विध्रुव कहते हैं। ध्रुव माने किनारा होता है ना, तो इसीलिए इसको द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और इसी में ऐसे यहाँ पे ये तो एक अणु है इसका, ये वाला एक अणु ये है HCl का, अगर देखा जाए। अब ऐसे ही HCl के बहुत सारे अणु होंगे। यहाँ भी HCl ऐसे, HCl, इस पर भी आंशिक ऋण आवेश और इस पर आंशिक धन आवेश। यहाँ भी HCl, आंशिक धन आवेश, आंशिक ऋण आवेश, ऐसे बहुत सारे अणु होंगे, ठीक है। तो इसका घटक जो होगा वो क्या होगा? ध्रुवीय अणु होगा, ठीक। अब समझना, अब ये जो घटक होंगे समझ लेना यहाँ पे। तो ऐसे जिस पात्र में HCl रखा होगा उस पात्र में ऐसे घटक बहुत सारे होंगे। छोटे छोटे घटकों से मिलकर के तो HCl बना हुआ है, तो ऐसे घटक बहुत सारे होंगे। और ये घटक आपस में एक बंध से जुड़े रहते हैं। ये घटक जो होते हैं आपस में एक बंध से जुड़े रहेंगे ऐसे, ठीक है। और इसी बंध को नाम दिया गया क्या? द्विध्रुव आकर्षण बल। चूँकि ये बात समझना, ये भी एक द्विध्रुव है और ये भी एक द्विध्रुव है कि नहीं? तो इन दोनों के बीच ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्यों आकर्षित करेंगे? क्योंकि इसका देखो H का ये प्लस सिरा है और Cl का ये माइनस सिरा है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इनके बीच एक आकर्षण बल लगता है और इसी आकर्षण बल के कारण ये जो अणु होते हैं आपस में जुड़े रहते हैं। और इसी आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? द्विध्रुव आकर्षण बल। तो पहली बात क्लियर हो गई कि जो ध्रुवीय ठोस होता है उसका इकाई जो घटक होता है, एक घटक जो होता है, उसको हम ध्रुवीय अणु कहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इन अणुओं के बीच जो बल लग रहा है उसको हम द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं। इसका उदाहरण तो हम बता ही चुके हैं, HClSO2, ठीक है। इसके अलावा इसमें भौतिक अवस्था में आएंगे तो भौतिक अवस्था में इनका गलनांक जो होता है वो निम्न होता है। कैसा होता है? निम्न। गलनांक का मतलब तो जानते हो, जिस तापमान पे ये आपके गल जाए, मतलब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाए, तो इनका गलनांक कैसा होता है? गलनांक निम्न होता है। क्योंकि जो ये आप देख रहे हो द्विध्रुव बल जो होता है ये मतलब अपेक्षाकृत कमज़ोर होता है, ठीक है। इस कारण इनका गलनांक कैसा होता है? निम्न होता है। और ये मृदु ठोस होते हैं। कैसे होते हैं? मृदु ठोस, मतलब मुलायम होते हैं। इनको आप दबाओगे तो दब जाएंगे। अगर ठोस अवस्था में इनको ला दिया आप HCl को और SO2 को, और इसको आप ऐसे दबाओगे तो ये दब जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको मृदु ठोस कहा जाता है। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं। मतलब HCl अम्ल और SO2 जो होते हैं इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है, इसीलिए ये विद्युत के बैड कंडक्टर होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक है। बात समझ पाए? इसके अलावा अब हम बात करेंगे दूसरा, ध्रुवीय आणविक ठोस। इसको देखते हैं। तो दूसरा जो है वह ध्रुवीय ठोस, ठीक है। यह पूरा नाम इसका है ध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे तो ध्रुवीय आणविक ठोस में जो अध्रुवीय आणविक ठोस, तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो इकाई घटक जो होता है उसे हम अध्रुवीय अणु कहते हैं। बात समझना। तो इसका उदाहरण हमने आपको कौन सा बताया? देखो इधर सबसे पहले BeCl2, CH4, P4 और S4।
मतलब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कोई ध्रुव या किनारा वगैरह कुछ नहीं होता है। हम बात करते हैं इसका संरचना बना करके, CH4 की संरचना बना करके देखते हैं क्या इसमें कोई ध्रुव बनता है क्या, तो देखते हैं इसको। तो CH4 की अगर हम संरचना बनाएंगे तो हमें पता है कैसे बनता है। C कार्बन आ जाएगा इस तरीके से बीच में, ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं। और कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है कि नहीं। तो इसकी बारीक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4, यानी इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता होगी। क्लियर। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एक आएंगे, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, ठीक है। और इसका पास एक कक्षा है, बारीक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। ये सब मिल के क्या करेंगे, ये आपस में साझा करके बंध बना लेंगे, ठीक है, ऐसे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और ये कार्बन फिर क्या करेगा, इन चारों के साथ अपना साझेदारी से कर लेगा इस तरीके से। तो जो बंध बनेगा आपका, इसकी संरचना जो बनेगी मीथेन की, वो C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H। वास्तव में ये संरचना कॉपी पे बनाने के लिए इस तरीके से बनती, लेकिन होती कैसी, इसकी संरचना चतुष्फलकी होती है, ठीक है। तो ये जो है पढ़ाने के लिए इस तरीके से बनेगी, ठीक। अब यहाँ पे होगा क्या कि साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म इस यहाँ पे जो है ये बीच में ही रहेगा, ठीक है। इस बंद में देखोगे तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो बीच में रहेगा, यहाँ पे भी बीच में रहेगा, यहाँ पे भी बीच में रहेगा, यहाँ पे भी बीच में रहेगा। मतलब जो कार्बन है यहाँ पे, कार्बन जो यहाँ पे है वो इन बेईमानी नहीं करेगा इन लोगों के साथ में कि ये साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म अपने पास खींच ले, ऐसा नहीं करेगा। अगर खींच लेता तो फिर इसके पास आंशिक ऋण आवेश आ जाता और इन सभी के पास आंशिक धनावेश आ जाता, जिस कारण ये एक द्विध्रुव की तरह व्यवहार करने लगता। अब चूंकि हमें ये पता है कि ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म हैं वो बीच में ही रहेंगे, ठीक, तो यहाँ पे आंशिक ऋणावेश या धनावेश नहीं बनेगा, जिस कारण क्या होगा कि ये जो है एक अध्रुवीय अणु की तरह व्यवहार करेगा। अध्रुवीय मतलब ध्रुव इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। तो वास्तव में जो मीथेन की बात अगर हम करें तो मीथेन भी इस तरीके से गैस अवस्था में अगर आए तो ये छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बनेंगे। और ये अणु हैं कौन, एक अणु यही तो है, तो हजारों अणुओं से मिलकर के बनेगी कि नहीं। तो इसी एक घटक को हमने क्या कह दिया है, अध्रुवीय अणु। बात समझ पाया कि नहीं, ठीक है। अब इनके बीच जो बल लगता है, अभी यहाँ पे ध्यान समझना, यहाँ पे इनके बीच जो बल लगता है उस बल को हम कहते हैं दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल। दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल, यानी बात समझिए, जो यहाँ पे जितनी आपको ये दिख रही है, मीथेन दिख रही है, ये सब गैस अवस्था में रहती हैं, ठीक है। बात समझिए आप लोग। और गैस अवस्था में इनके बीच, इनके अणुओं के बीच जो बल है बहुत कमज़ोर है, तभी तो समान ताप दाप पे ये गैस अवस्था में है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो चूंकि इनके अणुओं के बीच जो बल लग रहा है आकर्षण बल, वो बहुत ही कमज़ोर होगा, जिस कारण ये समान ताप दाब पर गैस अवस्था में रहती हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इनके बीच जो बल लगता है, ये आकर्षण बल जो इनके बीच लग रहा है अणुओं के बीच, ये वाला, इसी बल को हम क्या कहते हैं, वांडरवाल बल, या अंग्रेज और कहें तो दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात हमें समझ में आ गई कि जो आपके अध्रुवीय ठोस होते हैं उनके बीच जो बल लगता है उसको हम दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण भी हमें समझ में आ गए। अब एक चीज़ और समझिए, चूंकि इनके बीच अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत निम्न है। अच्छा, यहाँ पे ये द्विध्रुव बल लग रहा था आकर्षण बल, और यहाँ पे कौन लग रहा है, वांडरवाल, ये दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल है। तो ये ज़्यादा कमज़ोर है कि ये, तो ये ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है। द्विध्रुव आकर्षण बल जो है वो ज़्यादा मजबूत है, किसकी अपेक्षाकृत, वांडरवाल बल। तो अब जब ये ज़्यादा कमज़ोर है, बात समझना, तो इनके बीच अणुओं को तोड़ने में तुम्हें कम ऊर्जा लगानी पड़ेगी कि नहीं। तो यहाँ पे इनका जो गलनांक होता है वो बहुत ही कम होता है। किसका गलनांक बहुत कम होता है, तो इनका अध्रुवीय आणविक ठोसों का गलनांक जो होता है वो बहुत कम होता है, किसकी तुलना में, ध्रुवीय आणविक ठोसों की तुलना में, ठीक है। बात समझना, ध्रुवीय आणविक ठोसों का गलनांक कम होता है, पर वह अध्रुवीय आणविक ठोसों के गलनांक से उच्च होता है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं। चलो, ये बात तो समझ में आई। और ये भी कैसे होते हैं, मृदु ठोस होते हैं, यानी इनको अगर ठोस अवस्था में बनाओगे तो ये भी ज़्यादा कठोर नहीं होते हैं। कैसे होते हैं, मृदु होते हैं। बात समझ पाए कि नहीं। इसके अलावा ये भी विद्युत का कुचालक होता है।
तो दो की प्रॉपर्टी, हम दो के बारे में समझ चुके हैं बिल्कुल। पहला समझ चुके हैं आध्रुवीय आणविक ठोस कैसे होते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस कैसे होते हैं, इनके उदाहरण भी समझ चुके हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस। तो हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस जो है, या हाइड्रोजन बंद वाले ठोस, जैसा भी आप उसका नाम करना चाहो। ठीक है, तो इसकी बात अगर करेंगे तो इसका उदाहरण हमें पता है, सबसे जो मेन उदाहरण है वो है जल। ठीक है, H2O। उसके अलावा अमोनिया होता है और भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम अगर बात करेंगे हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस, तो इसकी अगर हम बात करेंगे कि इसके अणुओं के बीच कौन सा बल लगता है, तो इसमें हाइड्रोजन बल लगता है। कौन सा बल लगता है? हाइड्रोजन बल। तो हम जैसे जल का एक अणु लेते हैं, यहाँ पे समझाते हैं आपको। जल जो होता है जल, ठीक है, इस तरीके से समझिए आप। तो जल का अगर हम बात करेंगे संरचना, ठीक है, ध्यान से देखो आप लोग। तो जल जो होता है उसका सूत्र हमें पता है H2O है। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है, O जो होता है केंद्र पे होता है। कहाँ होता है? केंद्र पे। और H जो होते हैं 2 H, एक H ये हो गया, एक H ये हो गया। अब हमें मालूम है जो ऑक्सीजन है, इसके बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बारीक कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2 यहाँ पे ले लिए और 2 यहाँ पे ले लिए, एक एक ये होता है। अब ऑक्सीजन ये चाहेगा कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हम अपना अष्टक पूरा कर लें, तो उन 2 इलेक्ट्रॉनों को देने के लिए ये हाइड्रोजन आएगा। बात समझना ध्यान से। एक मिनट, ये वाला ऊपर ही रहेगा। ठीक है, हाँ, अब हमने क्या बताया बच्चे कि जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भी चाहता है कि हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ये मिल करके आपस में साझा कर लेंगे कि साझा कि नहीं, ये तो सब जानते ही हो आप लोग। इसके साथ ये साझा कर लेगा, इसके साथ ये साझा कर लेगा, और ये क्या करेगा ऑक्सीजन, तो ये भी अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ऐसे कर लेगा कि नहीं? तो जो बंध बनेगा, वास्तव में बंध जो बनेगा किस तरीके का बनेगा, देखो इधर ऐसे बनना चाहिए इसका बंध। देखो ध्यान से आप लोग, O सिंगल बॉन्ड H, ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। ऐसा ही बनता है क्या? बताओ भाई, ये साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसा बनता है क्या? जल का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से बनता है? नहीं भाई, ऐसा तो बनता नहीं। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि इसके पास देख रहे हो, ये जो 2 हैं इनको लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे ऐसे, और इनके पास साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म ये हैं। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इन साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को वो धक्का मारेगा या प्रतिकर्षित करेगा। इधर भी प्रतिकर्षित करेगा, इधर भी प्रतिकर्षित करेगा, जिस कारण जो ये सीधी लाइनें आपको दिख रही हैं, सीधे बंध जो आपको दिख रही है, टेढ़े हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी जो संरचना बनेगी वो वास्तव में ऐसे बनेगी, O सिंगल बॉन्ड ऐसे तिरछी हो जाएगी। ठीक है, जल की संरचना जो है इसी तिरछी। क्लियर बात समझ में आया कि नहीं? और लोन पेयर को आप चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे। ठीक, ऐसे दिखाया था वास्तव में, जब इसका स्ट्रक्चर बनाया था तो इस तरीके का बनाया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके का दिखाया था, तो ये संरचना बनती है जल की। बात समझ में आया कि नहीं? तो अब यहाँ पे आप समझिए, जब ये जल की एक संरचना बन गई, जल के एक अणु की संरचना बन गई, ठीक, तो ऐसे जल के बहुत सारे अणु होंगे भाई, बहुत सारे अणुओं से मिल करके ये तो जल बना है। तो उनको देखिए किस तरीके से ये जुड़े होते हैं। तो देखो बेटा, ये जल है आपका OH, फिर यहाँ पे लेते हैं OH, एक और लेते हैं OH। ये जल का एक अणु है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ ये समझिए इस तरीके से, यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच O और H के बीच, समझना ध्यान से, O और H के बीच एक बंध बनेगा। बात समझना, जो ये H आप देख रहे हो, इस H और O के बीच एक आकर्षण बल बनेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इसी आकर्षण बल को ही हम क्या नाम देंगे, हाइड्रोजन बंध। क्या नाम देंगे? हाइड्रोजन बंध। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इसी आकर्षण बल को, ये जो आकर्षण बल लगेगा अणुओं के बीच, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच आकर्षण बल लगता है, और इसी कारण इस बंध को हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन बंध। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन उपस्थित है इसीलिए इसका नाम हाइड्रोजन बंध रखा गया है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, कि जो हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस होते हैं, तो उनके बीच, अणुओं के बीच जो बंध लगता है वो कौन सा होता है? कौन सा बल लगता है भाई? हाइड्रोजन बंध लगता है कि नहीं? ठीक है, अणुओं के बीच अंतराणविक बल जो लगेगा वो हाइड्रोजन बंध, और इसके एक अणु को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस। ठीक है, एक अणु को। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठोस कहना उचित नहीं, हाइड्रोजन बंध युक्त
अणु, ये कहना उचित है। यानी इसका एक घटक जो है, ये वाला देख रहे हैं, एक घटक, इस एक घटक को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बंध युक्त अणु। ठीक, इसके अलावा इसमें इनके बीच जो बल लगता है अणुओं के बीच, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध। इसके उदाहरण हमने आपको बता दिए हैं, H2O और NH3। इसके अलावा अब बात करेंगे, देखो बेटा, कि जो ये जो होता है क्या, आगे देखो बच्चे, क्या हमने बताया कि इसकी भौतिक अवस्था की अगर हम बात करेंगे, तो भौतिक अवस्था अगर हम बात करेंगे तो जल और अमोनिया जो होते हैं, तो जल को अगर आप ठोस बनाओगे तो बर्फ़ बनेगा, अमोनिया को भी अगर आप ठोस बनाओगे तो भी उसका क्रिस्टल बनेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इनके जो क्रिस्टल बनेंगे, जैसे जल का क्रिस्टल होता है, कैसा होता है? कठोर होता है। अरे वो कहीं दबता है क्या? नहीं दबता है ना। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जल का जो क्रिस्टल यानी बर्फ़ होता है, वो कैसा होता है? कठोर होता है। कैसा होता है? कठोर होता है। ठीक है। जबकि इन दोनों जो ऊपर वाले हमने पढ़े हैं, इनको जब आप ठोस अवस्था में परिवर्तित करोगे तो इनके जो क्रिस्टल बनेंगे वो कैसे होते हैं? मृदु होते हैं। हाँ, इसके बाद इनका गलनांक जो होता है वो कैसा होता है? निम्न होता है, लेकिन इन दोनों से ज़्यादा होता है। ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे तो विद्युत का ये कुचालक इसमें हमने लिख दिया है, ये सुचालक, कुचालक नहीं होगा, ये चालक होगा। ठीक है। ये जो है ये विद्युत का चालक। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अरे विद्युत का चालक होता है। ठीक। इसके बाद आगे हम बात करेंगे, अब ये तीन बचे, तो इन तीनों का अध्ययन तो हमने कर लिया बांट करके, याद भी हो गए होंगे आपको। ठीक है, कि इसमें कौन सा बल होता है, इनके अणुओं के बीच बल कौन सा होता है, इनके अणु को क्या कहते हैं, इसके उदाहरण कौन से होते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे इनकी सहसंयोजक ठोस की। तो सहसंयोजक ठोस में हमने जो उदाहरण आपको बताया है, वो बताया है हीरा बताया है, ग्रेफाइट बताया है, क्वार्ट्ज बताया है और सिलिका बताया। ठीक है, बात समझना। तो अब इनके बीच जो बल लगा होता है, इनके अणुओं के बीच जो बल लगा होता है, उसको हम बोलते हैं सहसंयोजक बल। ठीक है। अब यहाँ पे हम, और इनके जो इकाई घटक होता है उसको हम क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक संरचना आपको बनाते हैं, उसको समझाते हैं, ग्रेफाइट की संरचना। और ग्रेफाइट की संरचना में आप देखोगे क्या कि यहाँ पे जो ग्रेफाइट के छोटे छोटे कड़ी आपको दिख रही है, क्या उस ग्रेफाइट के अणु है। ठीक है, ये परमाणु है। और ये परमाणु जो होते हैं आपस में अगर देखा जाए तो ये षटभुज बनाते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। और ये षटभुजों का एक ग्रुप ये बना हुआ है, एक ग्रुप ये बना हुआ है, एक ग्रुप ये बना हुआ है, और ये तीनों ग्रुप आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। तो ये पूरा एक तरीके से घटक हो गया उसका, किसका? ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट की संरचना इस तरीके से बनती है। पेपर में ग्रेफाइट की संरचना जो है पूछी जा सकती है कि कैसे बनती है। ठीक है, बनाने के लिए भी पेपर में आ सकती है। तो इसको तो हमने बता दिया। तो इसमें जो हम पढ़ा क्या रहे हैं आपको, इधर करो, तो पढ़ा रहे हैं आपको सहसंयोजक ठोस। तो सहसंयोजक ठोस के को जो घटक होता है उसको हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक। इनके बीच जो बल लगेगा, अभी हमने आपको दिखाया, इनके बीच जो बल लगेगा, आकर्षण बल जो लग रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? सहसंयोजक बल। ठीक। इसके उदाहरण हमने आपको बताया कौन होता है, तो हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, क्वार्ट्ज होता है और सिलिका होता है। तो हीरा का भी संरचना पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, और ग्रेफाइट की तो हमने बता ही दी। इसके अलावा इसका जो गलनांक होता है वो कैसा होता है? अति उच्च होता है। ठीक है, ये मतलब इसका गलनांक जो होता है बहुत ज़्यादा उच्च होता है। और फिर क्या बात करेंगे कि ये कैसे होते हैं? भंगुर और दृढ़ होते हैं। भंगुर मतलब ब्रिटेल, उनको अगर आप ठोकर मारोगे तो बिखर जाते हैं। बात समझना। जैसे ये जो आपके ठोस होते हैं सहसंयोजक ठोस, तो इन पे आप अगर हथौड़ी मारोगे तो ये बिखर जाते हैं टुकड़े टुकड़े। इसी को हम क्या कहते हैं? भंगुरता या ब्रिटेलनेस। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे तो ये दुर्बल सुचालक होते हैं। कैसे होते हैं? दुर्बल सुचालक। ना कुचालक होते हैं ना सुचालक होते हैं, ये बीच की कड़ी में होते हैं। ठीक है। तो कैसे होते हैं? दुर्बल सुचालक होते हैं। आगे बात करेंगे अब हम। अगला जो ठोस है आपका वो है आयनिक ठोस। ठीक है, क्या है? आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोसों में बिल्कुल सरल सी बात है कि आयनिक ठोस जो होंगे उनके छोटे छोटे जो घटक होंगे वो आयन ही होंगे। ठीक है। और आयन दो प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। तो इनके जो छोटे छोटे घटक होते हैं वो कौन होते हैं? धन आयन और। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे कि नमक हमने ले लिया NaCl, तो NaCl ये हमने ले लिया, तो हमें पता है कि इस पर धनावेश रहता है, इस पर ऋणावेश रहता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और इनके बीच जो बल जो लगेगा, विद्युत स्थैतिक बल लगता है इनके बीच। ठीक है, या फिर आयनिक बल भी हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कौन सा बल लगता है? विद्युत स्थैतिक बल या फिर आयनिक बल। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? NaCl, KCl और
ZnS, ठीक। इसके बाद इसकी बात करेंगे कि ये होते कैसे हैं भौतिक अवस्था में। तो ये होते हैं कठोर और भंगुर। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो आपका ये वास्तव में होते हैं सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस जो होते हैं, ये भी कठोर और भंगुर होते हैं। अरे भाई हीरा आपने देखा है, ग्रेफाइट देखा है। ग्रेफाइट किसमें होता है? पेंसिल जो होती है, पेंसिल की नोक जो होती है वो ग्रेफाइट की होती है, ठीक। तो ये सब कैसे होते हैं? भंगुर और कठोर होते हैं। इसी तरीके से जो हमारा ये है आयनिक ठोस जो होते हैं, यानी NaCl KCl, तो NaCl को भी जब आप अगर NaCl नमक जो होता है, नमक का एक टुकड़ा ले लो, उस पर आप ठोकर मारोगे तो वो भी तो बिखर जाता है। तो इसीलिए ये कैसा होता है? कठोर होता है और भंगुर होता है। इनके गलनांक कैसे होते हैं? तो अति उच्च होते हैं। अब एक यहाँ पे बात आई कि विद्युतीय गुण की बात करेंगे अगर, तो NaCl में समझना, NaCl जब ठोस अवस्था में रहता है तब इसमें विद्युत धारा नहीं बह सकती है। जब ठोस अवस्था में रहेगा बह सकती है क्या? अरे भाई जब ठोस अवस्था में बहेगा तो उसमें वो आयनों के रूप में नहीं रहता है। और जब उसी NaCl को आप जल में घोल दोगे, जैसे ही जल में आपने उसको घोला या किसी अन्य द्रव में आप घोलोगे तो इसके आयन क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं, और उन्हीं आयनों की सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि ठोस अवस्था में जब होंगे तो कुचालक होंगे विद्युत के, और जब ये द्रव अवस्था में होंगे, यानी ये कह सकते हैं द्रव अवस्था में होंगे या इनको द्रव में घोल दिया जाए तो कैसे होंगे? सुचालक। क्लियर? ये तो बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे धात्विक ठोसों की। तो धात्विक ठोस तो बिल्कुल ही सरल है। आप धातुएं जितनी प्रकार की धातु लेते हो, सोना, चांदी, लोहा, ठीक है, या मिश्र धातुएं आप लेते हो, पीतल वगैरह, ठीक, तो ये सब क्या कहलाते हैं? धात्विक ठोस कहलाते हैं। धात्विक ठोस जो होता है, हमें मालूम है कि उनके अणुओं के बीच जो बल होता है बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। उनके अणुओं के बीच बल जो होता है बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। तो उनके अणुओं के बीच जो बल लगता है उसको हम धात्विक बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धात्विक। और ये धात्विक बंध जो होता है, इन सभी बंधों से सबसे ताकतवर बंध यही है। बात समझना। जैसे ये मान लेते हैं आयरन है, आयरन, ठीक है, आयरन के छोटे छोटे ये क्या है? अणु हैं। तो इन अणुओं को हमें पता है, इनके अणु जो होते हैं पास पास होते हैं, इनके बीच बल जो लगेगा वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बल है। तभी तो धातु के जो कण होते हैं वो इधर उधर नहीं जा सकते हैं, वो एक ही जगह पे कंपन करते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, लेकिन कहीं छोड़ करके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनके बीच जो बल लग रहा है वो बहुत ही ताकतवर है, और उसी बल का नाम क्या है? धात्विक बल। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इसके अलावा इसका उदाहरण तो हमने बता दिया है, और इनका गलनांक कैसा होता है? तो बहुत उच्च होता है। गलनांक कैसा होता है? बहुत उच्च होता है। धातुओं को आप गलाओगे तो बहुत ज़्यादा तापमान पे गलती है, लगभग 1000 के ऊपर, ठीक है। लोहा जो होता है लगभग 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे गलता है जाके, तो इनका गलनांक बहुत उच्च होता है। और ये विद्युत के सुचालक होते हैं, और कठोर तो होते हैं, तो जानते हो आप। सुचालक क्यों होते हैं? तो कह दो इसमें कौन से आयन होंगे? बात समझना। तो होता क्या है बेटा कि जो धातुएँ होती हैं, धातुएँ समझना, इसमें धारा कैसे प्रवाहित होती है इसको समझ लो आप। कि जो धातुएँ होती हैं, ठीक है, जो धातुएं होती हैं, मान लो ये कोई धातु का स्ट्रक्चर हमने बना दिया, और ये इसके छोटे छोटे कण हैं या परमाणु हैं जो कि आपस में बहुत एक दूसरे के बहुत पास पास हैं, ठीक है। तो होता क्या, इनके बीच बीच में होता क्या है, ये जो आप देख रहे हो परमाणु जो हैं, इनके बीच बीच में इनकी बाहरी कक्षा से, जैसे ये Fe का, ये मान लो लोहे का, ये भी Fe है, ये भी Fe है, ये सब Fe है। लोहा का हमने ले लिया, ये तो लोहे के छोटे छोटे परमाणु से मिलकर के बना हुआ कि नहीं। और ये परमाणु आपस में ऐसे ऐसे कंपन करते रहते हैं, और जब ये कंपन ऐसे ऐसे करेंगे तो होगा क्या, इसकी एक संरचना बाहर बनाते हैं। तो ऐसे Fe हमें मालूम है कि ये बीच में नाभिक होता है और बाहर चारों तरफ कक्षाएं होती हैं, और उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं कि नहीं, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं बाहरी कक्षाओं में। तो होगा क्या बच्चे कि जब ये Fe और Fe यानी इनका परमाणु आपस में ऐसे कंपन करते हैं और ये आपस में टकराते हैं, तो बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन जो है स्वतः ऐसे निकल जाता है टकराने पे, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर ये जो आप जगह देख रहे हो, इसको बोलते हैं अंतरकाशी स्थल। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है भाई, इसका इलेक्ट्रॉन निकला तो ये यहाँ आ गया, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ आ गया, ये यहाँ पे आ गया, इसका निकल के यहाँ आ गया, इसका निकल के ऐसे। तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो घूमते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉनों पे हमें मालूम है ऋणावेश होता है। तो ये जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अपने आप घूम रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक।
तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं ये वास्तव में इधर उधर जैसा जैसा मनाते हैं तैसा घूमते रहते हैं अपना इधर उधर। और जैसे ही तुम विद्युत यहाँ पे लगाओगे, करंट यहाँ पे लगाओगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन उसी दिशा में जाने लगते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और इसी कारण इसमें विद्युत धारा बहती है। तो इसमें विद्युत धारा किसके कारण बहती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये वास्तव में एक बादल की तरह, एक क्लाउड की तरह बना लेते हैं परमाणुओं की तरफ, परमाणु के चारों ओर। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? ठीक, क्लियर? तो यहाँ पे हमें इतनी बात समझ में आ गई कि धात्विक ठोसों में जो धात्विक ठोस जो होता है उसका इकाई घटक उसे हम क्या कहते हैं? धातु परमाणु। ठीक है, इसके अलावा इनके बीच बल जो लगता है उसे हम धात्विक बल कहते हैं। इसके अलावा उसका उदाहरण हमने बता दिया, धातु तथा मिश्र धातु। इसके अलावा ये होते कैसे हैं? तो कठोर उच्च गलनांक इनका होता है और सुचालक होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पूरा चार्ट एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है, 3-3 करके आपको याद करना है, आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगी। अब अगर किसी भी, मान लो अगर आपसे पूछ भी दिया गया, पेपर में आ गया कि आयनिक ठोस क्या होते हैं, तो इनके सभी गुण आप लिख सकते हो कि आयनिक ठोस, ठीक है, जो होते हैं उसमें क्या बताओगे कि आयनिक ठोस जो होते हैं कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं, इनकी गलनांक जो होते हैं वो अति उच्च होता है। इसका उदाहरण बता दोगे, जैसे कि नमक क्या है? आयनिक ठोस होता है। ठीक है, KCl जो है ये आयनिक ठोस होता है। इसके अलावा और बहुत सारे गुण हैं वो आप लिख सकते हो उनके। ठीक है, लिख सकते हो कि नहीं? तो ये पूरा चार्ट आप नोट कर लीजिए और ये आपको समझ में। हीरे और ग्रेफाइट की संरचना जो है, ये ग्रेफाइट की संरचना है और ये हीरे की संरचना है। पेपर में सीधा ये पूछ ली आती बनाने के लिए। ठीक है, तो बनेगी कैसे? तो इसको याद रखने के लिए आपको पता रखना है कि ग्रेफाइट संरचना में जो आप देखोगे तो वास्तव में षटभुज हैं। ये कितने षटभुज हैं? तो इधर 3 हैं और इस तरफ 2 हैं। तो 3 षटभुज इधर मिला लेना है जोड़ करके, 2 इधर, 3 के साथ यानी टोटल 5 षटभुज ऐसे बनाने हैं। और नीचे ही ऐसे आपको 5 बनाने हैं बिल्कुल इसी के सेम। ठीक है, और बीच में क्या करना है? 3 षटभुज ऐसे बना लेने हैं।